नमस्कार दोस्तों, आज हम दुर्खिम की प्रमुख अवधारणाएं एवं सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। दुर्खिम को समाजशास्त्र में कांट के उत्तराधिकारी के रूप में जाना जाता है। चूँकि ऑगस्ट कांट ने समाजशास्त्र का नामकरण किया, किंतु दुर्खिम ने समाजशास्त्र को एक पृथक विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित किया। दुर्खिम ने समाजशास्त्रीय साहित्य को समृद्ध बनाया और अनेक अवधारणाएं तथा सिद्धांत प्रस्तुत कर समाजशास्त्र को प्रौढ़ता प्रदान की। इसलिए ही समाजशास्त्र में दुर्खिम को कांट का उत्तराधिकारी माना जाता है। दुर्खिम ने अपने जीवन काल में अनेक अवधारणाएं एवं सिद्धांत प्रस्तुत कर समाजशास्त्रीय जगत में अपने आप को प्रतिष्ठित ही नहीं किया, वरन समाजशास्त्र को भी अन्य विज्ञानों की तुलना में ऊंचा दर्जा प्रदान किया। आज हम यहाँ इस वीडियो के माध्यम से दुर्खिम की विभिन्न अवधारणाओं और सिद्धांतों के माध्यम से समाजशास्त्र में दिए गए योगदान की चर्चा करेंगे। पहला जो सिद्धांत है दुर्खिम का, वो है पद्धति शास्त्र, मेथडोलॉजी। दुर्खिम ने अपनी पुस्तक समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम में समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धति का उल्लेख किया है। वे समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र विज्ञान बनाना चाहते थे, जिसके लिए एक विशिष्ट पद्धति हो, जिसका अपना एक विशिष्ट दृष्टिकोण हो, विशिष्ट मान्यताएं हो। और इसलिए उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र भी एक विज्ञान है, इसलिए सामाजिक जीवन के अध्ययन के लिए भौतिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धति को समाजशास्त्र में अपनाया जाना चाहिए। इस सिद्धांत की हम अलग से एक वीडियो जारी करके उसमें चर्चा करेंगे, पद्धति शास्त्र की। दूसरा जो सिद्धांत है वो है समाज में श्रम विभाजन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। दुर्खिम ने समाज में श्रम विभाजन का सिद्धांत प्रतिपादन अपनी जो पुस्तक है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में किया है। और दुर्खिम श्रम विभाजन को सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारण मानते थे। समाज में श्रम विभाजन के सिद्धांत की हम अलग से चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा, उसमें हम इसको अलग से देखेंगे। तीसरा सिद्धांत है सामाजिक विकास का सिद्धांत। दुर्खिम ने श्रम विभाजन के सिद्धांत के दौरान ही सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। दुर्खिम ने उद्विकासीय सिद्धांत के प्रतिपादन में वे समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर से बहुत प्रभावित थे। दुर्खिम समाज के आदिम से और आधुनिक समय तक के उद्विकास के लिए श्रम विभाजन और विशेषीकरण को उत्तरदायी मानते हैं। इस प्रकार दुर्खिम ने सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। चौथा सिद्धांत आत्महत्या का सिद्धांत है। आत्महत्या का सिद्धांत का प्रतिपादन दुर्खिम ने अपनी कृति द सोसाइड, जिसका प्रकाशन 1897 में किया है, जिसकी हम विस्तृत विवेचना अलग से एक वीडियो में करेंगे। क्योंकि दुर्खिम ने जो आत्महत्या का सिद्धांत दिया, उसके पहले जो आत्महत्या के सिद्धांत चलते थे उनसे हट करके ये सिद्धांत दिया है, और जिसकी हम अलग से एक वीडियो जारी करके उसमें विवेचना करेंगे। पांचवा जो सिद्धांत है दुर्खिम का, धर्म का सिद्धांत है। धर्म के सिद्धांत के अंतर्गत दुर्खिम ने धर्म संबंधी अपने जो विचार है उन्होंने अपनी कृति धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप में व्यक्त किया है। वह धर्म को एक सामाजिक तथ्य मानते थे, जिसमें धर्म की परिभाषा, प्रकृति, उत्पत्ति, कार्य
और सामाजिक जीवन में महत्व आदि का उल्लेख किया है, जिसकी हम अलग से विवेचना करेंगे। छठा सिद्धांत, ज्ञान का समाजशास्त्र। दुर्खिम ने ज्ञान के समाजशास्त्र को समाजशास्त्र की एक शाखा के रूप में प्रस्तुत किया है। उनकी मान्यता थी कि मानव के ज्ञान एवं विचारों पर अन्य व्यक्तियों, समूहों तथा समाज के साथ व्यक्तियों के संबंधों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इस आधार पर यह ज्ञान को समाज की उपज मानते हैं। सातवां जो सिद्धांत दुर्खिम ने दिया है वह है मूल्यों का सिद्धांत। दुर्खिम अपनी पुस्तक समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र में मूल्यों के निर्धारण संबंधी अपने विचार प्रकट करते हैं। दुर्खिम का मत है कि समाज में प्रचलित सभी मूल्य समूह से ही उत्पन्न होते हैं और वे सामाजिक रुचि को प्रकट करते हैं। सामाजिक मूल्य व्यक्ति की व्यक्तिगत रुचि, पसंद नापसंद पर निर्भर नहीं होते, वरन वे समाज द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के क्रम को प्रकट करते हैं। सामाजिक मूल्यों की उत्पत्ति कैसे होती है, इसको स्पष्ट करते हुए दुर्खिम लिखता है कि विभिन्न अवसरों पर समूह के सदस्य परस्पर संपर्क में आते हैं, अंतःक्रिया करते हैं। ऐसे उत्साहपूर्ण एवं मस्त वातावरण में सामाजिक आदर्शों और मूल्यों का जन्म होता है। आठवां जो सिद्धांत दिया है उन्होंने, वो दिया है नैतिकता का सिद्धांत। दुर्खिम ने नैतिकता की अवधारणा का उल्लेख अपनी पुस्तक समाज में श्रम विभाजन तथा नैतिक शिक्षा में किया है। उन्होंने नैतिकता संबंधी कांट के सिद्धांत का खंडन किया और कहा कि कांट द्वारा नैतिकता की व्याख्या भावात्मक आधार पर की गई है, जो कि अप्रमाणिक और अनुभव सिद्ध तथ्यों पर आधारित नहीं है। दुर्खिम ने उपयोगिता और आवश्यकता के आधार पर की गई अपनी पूर्ववर्ती नैतिकता की व्याख्या को भी अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार दुर्खिम ने नैतिकता का जो सिद्धांत दिया है उसकी भी हम अलग से विस्तृत विवेचना करेंगे। नवीं जो अवधारणा है वो है सामूहिक चेतना की अवधारणा। सामूहिक चेतना की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। सामूहिक चेतना का उल्लेख दुर्खिम ने अपनी पुस्तक समाज में श्रम विभाजन में किया है और दुर्खिम सामूहिक चेतना को परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि किसी समाज के साधारण नागरिकों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले विश्वासों और भावनाओं की संपूर्णता सामान्य अथवा सामूहिक चेतना कहलाती है। सामूहिक चेतना की अवधारणा का हम विस्तृत विवेचन समाज में श्रम विभाजन के वीडियो के दौरान अलग से भी करेंगे। 10वीं जो अवधारणा है दुर्खिम की वो है सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा। सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा दुर्खिम की प्रमुख अवधारणाओं में से एक है। सामूहिक चेतना या मन से उत्पन्न विचार या अभिव्यक्ति को ही दुर्खिम सामूहिक प्रतिनिधान कहते हैं। सामूहिक चेतना का सिद्धांत ही सामूहिक प्रतिनिधान का स्रोत है। व्यक्तिगत चेतना की अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप लोगों के मन में जिन विचारों व्यवहारों के प्रति भावात्मक लगाव मानसिक स्वीकृति उत्पन्न होती है वे विचार या व्यवहार सामूहिक प्रतिनिधान कहलाते हैं। इस प्रकार हम सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा की विस्तृत विवेचना भी अलग से करेंगे। 11वीं अवधारणा है सामाजिक तथ्य की अवधारणा। सामाजिक तथ्य की अवधारणा दुर्खिम की समाजशास्त्रीय अवधारणाओं में महत्वपूर्ण अवधारणा है। दुर्खिम सामाजिक तथ्यों के अध्ययन को ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु मानते थे। सभी मानवीय व्यवहारों को सामाजिक तथ्य मानते हैं
क्योंकि उनकी उत्पत्ति समाज में ही होती है। दुर्खिम सामाजिक तथ्यों को परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि सामाजिक तथ्य व्यवहार, विचार, अनुभव या क्रिया का वह पक्ष है जिसका निरीक्षण वैश्विक रूप से संभव है और जो एक विशेष ढंग से व्यवहार करने को बाध्य करता है। तो इस प्रकार दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य को परिभाषित किया है। सामाजिक तथ्य का अलग से वीडियो जारी किया जाएगा जिसमें इसकी हम विस्तृत विवेचना करेंगे। 12वीं अवधारणा है सामाजिक एकता की अवधारणा। सामाजिक एकता की अवधारणा भी दुर्खिम की महत्वपूर्ण देन है और इसका उल्लेख भी उन्होंने समाज में श्रम विभाजन नामक पुस्तक में किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि श्रम विभाजन ही समूह में एकता उत्पन्न करता है। सामाजिक एकता सामूहिक चेतना की अभिव्यक्ति है। समूह के सदस्यों में जितनी अधिक निकटता और भावात्मक घनिष्ठता होगी, समूह में उतनी अधिक एकता होगी। जनसंख्या एवं श्रम विभाजन के स्वरूपों में परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक एकता के स्वरूप में भी परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार सामाजिक एकता एक गतिशील पहलू है और दुर्खिम ने 2 प्रकार की सामाजिक एकता का उल्लेख किया है, यांत्रिक एकता तथा सावयवी एकता, जिनकी हम विस्तृत विवेचना अलग से करेंगे। 13वां जो पॉइंट है आदर्शहीनता की अवधारणा। दुर्खिम ने नियमहीनता या आदर्शहीनता की अवधारणा का उल्लेख अपनी पुस्तक समाज में श्रम विभाजन में किया है और उसके अंतर्गत वो लिखते हैं कि आदर्शहीनता आदर्शों के अभाव की दशा है, एक सामान्य शून्यता, नियमों का निलंबन, एक अवस्था जिसे कभी कभी अनियंत्रण कहा जाता है। इस प्रकार दुर्खिम आदर्शहीनता को परिभाषित करते हैं और दुर्खिम कहते हैं कि आदर्शहीनता की दशा में व्यक्ति अव्यवस्थित, अनियंत्रित हो जाता है। इस अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति मनमाना आचरण करने लगता है और समाज व्यक्ति का मार्गदर्शन करने में असफल हो जाता है। ऐसी स्थिति को आदर्शहीनता की स्थिति कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो दुर्खिम ने अपने समाजशास्त्रीय योगदान में अवधारणा के रूप में दिया है वो है अपराध, दंड एवं कानून की अवधारणा। दुर्खिम ने अपराध की वैज्ञानिक व्याख्या की है और उनके अनुसार अपराध एक सामाजिक तत्व है। इसी प्रकार उन्होंने दंड की और कानून की भी व्याख्या की है जिनकी हम अलग से विवेचना करेंगे। दुर्खिम के महत्वपूर्ण योगदान के रूप में 15वीं अवधारणा है प्रकार्यवाद की अवधारणा। दुर्खिम ने समाजशास्त्र में प्रकार्यवाद की अवधारणा दी है और समाजशास्त्र में वैसे तो प्रकार्यवाद का प्रारंभ स्पेंसर से माना जाता है और दुर्खिम ने इसे आगे बढ़ाया। प्रकार्य का अर्थ है किसी भी इकाई द्वारा उससे संबंधित व्यवस्था को बनाए रखने में दिया जाने वाला योगदान प्रकार्य कहलाता है। दुर्खिम ने प्रकार्य शब्द का प्रयोग लक्ष्य तथा उद्देश्य शब्दों के स्थान पर किया है। प्रकार्य की विस्तृत विवेचना दुर्खिम ने समाज में श्रम विभाजन नामक पुस्तक में की है। इस प्रकार दुर्खिम के महत्वपूर्ण योगदान को हमेशा याद किया जाता है। इन अवधारणाओं और सिद्धांतों के द्वारा दुर्खिम ने समाजशास्त्र को एक पृथक और व्यवस्थित विज्ञान बनाने में अपना योगदान दिया है। थैंक यू।